Okay, a very warm wishes to you all. So we are discussing our next topic, journal characters of phylum Protozoa, जिसके साथ साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा भी पढ़ेंगे with special reference to its structure and economic importance. फाइलम प्रोटोजोआ इस यूनिट का इम्पोर्टेंट पार्ट है. सो डिस्कसिंग फॉरवर्ड, अगर हम ओवरव्यू की बात करते हैं तो इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट फाइलम, तीसरा लार्जेस्ट फाइलम है. ठीक है. और वन सेल परफॉर्म ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक मल्टी सेलुलर एनिमल्स. इनको ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोला गया है और ये प्रपोज्ड बाय द डोबेल, साइंटिस्ट है जिन्होंने इनको प्रपोज किया दिया. ठीक है. प्रोटोजोन्स किसने सबसे पहले पढ़े थे? ल्यूइन हुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोजोन्स को सबसे पहले पढ़ा. ठीक है. प्रोटोजोन नाम किसने दिया? गोल्ड फर्स्ट साइंटिस्ट ने दिया था. उन्होंने दिया था नाम क्या? प्रोटोजोआ. और जो हम पढ़ रहे हैं जैसे स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स, जो हम इनको पढ़ रहे हैं जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, सो हम इन फाइलम्स को पढ़ रहे हैं, इसको हम बोलेंगे प्रोटोजूलॉजी. ठीक है. जैसे हम स्टडी ऑफ लाइफ को बोलते हैं बायोलॉजी, ऐसे ही स्टडी ऑफ द प्रोटोजोन्स इज नोन एज द प्रोटोजूलॉजी. तो जर्नल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो पहला कैरेक्टर है बॉडी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर. बॉडी फॉर्म जो है वो काफ़ी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक होंगे. माइक्रोस्कोपिक रेफर्स टू कि ये सिर्फ वैसे नहीं दिखेंगे हमें नॉर्मली, नेक्ड आई से नहीं दिखेंगे, तो किससे दिखेंगे? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. राइट. प्रोटोजोन्स आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक और यूकैरियोटिक है. यूकैरियोटिक रेफर्स टू द ट्रू न्यूक्लियस. इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. यूनिसेलुलर होंगे, एक सेल से मिलके बनेंगे. कलरलेस होंगे, कोई ऐसा स्पेसिफिक कलर नहीं होगा. इधर अगर आप देख पा रहे हो फोटो में तो इधर स्पेसिफिक कोई कलर नहीं है कि हाँ कोई एक स्पेसिफिक कलर हो, ब्लू, ग्रीन. ये जो अंदर कलर है ये इसके मटेरियल का है सारा. ऐसे स्पेसिफिक कोई कलर नहीं है, मतलब कलरलेस है और हम इसको ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं. राइट. कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, ओवल शेप के हो सकते हैं, बेल शेप के हो सकते हैं, स्पिंडल शेप के हो सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होंगी. और इसके क्या होगी? इरेगुलर सिमेट्री. सिमेट्री भी इरेगुलर होगी. ऐसा कोई स्पेसिफिक सिमेट्री नहीं है कि हम एक एनिमल को बीच में से काट रहे हैं तो उसके जो दोनों पार्ट्स होंगे वो मिरर इमेजेस नहीं होंगी. हो भी सकती हैं अगर देखा जाए स्फेरिकल सिमेट्री अगर होगी जिसके पास, तो उसकी अगर हम प्लेन से ऐसे काटते हैं तो जो दोनों ही पार्ट होंगे वो दोनों ही इक्वल होंगे. राइट. तो ये था बॉडी फॉर्म और स्ट्रक्चर, जो हमने बताया कि माइक्रोस्कोपिक होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, यूनिसेलुलर होंगे और कलरलेस होंगे. राइट. फिर फर्दर हमने शेप डिस्कशन करा है कि कौन कौन सी शेप्स होंगी. नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी. ये हम एक जर्नल कैरेक्टर्स में पहले पढ़ चुके हैं कि बिल्कुल बेसिक लेवल से अगर देखा जाए तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होगा, फिर सेल लेवल का, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर पूरा होल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. राइट. तो जो बॉडी होगी, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल. प्रोटोप्लाज्म के बेसिस पे इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो इसका मटेरियल होगा अंदर प्रोटोप्लाज्म के, उसके बेसिस पे हमने इसको क्या करा है, इसकी बॉडी को ऑर्गेनाइज किया है. राइट. देयर प्रोटोप्लाज्म इज यूनी न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट. न्यूक्लिएट का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे यूनी न्यूक्लिएटेड बोला है, यूनी का मतलब एक, सिंगल. न्यूक्लिएटेड यहाँ पे न्यूक्लियस को बोला है कि या तो प्रोटोप्लाज्म के पास एक न्यूक्लियस होगा या फिर मल्टी न्यूक्लिएट होगा. मल्टी न्यूक्लिएटेड रेफर्स टू कि हाँ न्यूक्लियस है पर एक से ज्यादा है. मल्टी रेफर्स टू मैनी, बहुत सारे, एक से ज्यादा. तो फ्यू शो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, मतलब कि कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो न्यूक्लियस के बेसिस पे डिफरेंस दिखाएंगे कि एक के पास सिर्फ एक होगा, किसी और के पास एक से ज्यादा होंगे. एग्जाम्पल इज पैरामीशियम. राइट. इसके एग्जाम्पल जो इसमें दिए गए हैं इनको स्पेसिफिकली पढ़ लेना, ये पढ़ने के लिए ही डाले गए हैं. राइट. नेक्स्ट इज हैबिटेट. हैबिटेट, घर कहाँ रह रहे हैं. दे आर कोस्मोपॉलिटन, की ऑलमोस्ट हर जगह ही मिलेंगे. ठीक है. माइक्रोस्कोपिक है, मोस्टली एक्वेटिक है. एक्वेटिक कौन से होंगे? जो पानी में रह रहे हैं.
फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग रेफर्स टू कि किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड नहीं कर रहे, अपने आप ही अपना खर्चा पानी चला रहे हैं। यस। अच्छा, जो खुद नहीं रहेंगे वो किस पे डिपेंड होंगे, वो दूसरे पे डिपेंड होंगे। जैसे पैरासिटिक, उसको बोल देंगे पैरासिटिक। ठीक है। ऐसा एनिमल या तो फ्री लिविंग होंगे, एक होंगे पैरासिटिक। राइट। जो खुद सेल्फ डिपेंडेंट है, जो कि तुम नहीं हो। ठीक है, जैसे तुम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो, तो तुम क्या होगे, पैरासिटिक। फ्री लिविंग ऐसे जो खुद अपना काम खुद कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ खाना पानी सब कुछ। और पैरासिटिक ऐसे कि दूसरे पे डिपेंड भी हैं और उसको हार्म भी पहुंचा रहे हैं। जैसे तुम पढ़ते नहीं हो, तो तुम क्या कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को हार्म पहुंचा रहे हो। ये सब मजाक की बातें हैं, ठीक है। फ्री लिविंग है और पैरासिटिक है। लाइक फ्री लिविंग ऐसे जो खुद अपना डिपेंडेंट है, सब कुछ खुद कर रहे हैं, न्यूट्रिशन, इजेशन, रेस्पिरेशन, सब कुछ। और पैरासिटिक ऐसे हैं कि जो उनसे दूसरे पे डिपेंड है और उसको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, लाइक प्लाज्मोडियम। राइट। नेक्स्ट बोला है सोलिटरी भी हो सकता है और कॉलोनियल भी हो सकता है। यहाँ पे सोलिटरी और कॉलोनियल का मतलब क्या होगा। सोलिटरी रेफर्स टू सिंगल रहने वाले, अकेले रहते हैं। ठीक है। कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में रहते हैं, जैसे कि तुम कॉलोनी में रह रहे हो। और सॉलिटरी इज सिंगल। राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम फोर्थ कैरेक्टर की बात करते हैं, वो सिमेट्री है। तो जो हमारा फाइलम प्रोटोजोआ है, वो चारों तरह की सिमेट्री शो करता है। ठीक है, चारों तरह की कैसी, लाइक एसिमेट्रिकल हो सकता है। अब हम अमीबा को अगर दो पार्ट्स में काटेंगे, तो उसके जो बॉडी पार्ट्स होंगे दोनों ही, वो अलग अलग होंगे। लाइक उनकी शेप जो होगी, शेप और साइज में क्या होगा, डिफरेंस होगा। राइट। और हम ये सेम चीज पैरामीशियम में भी देख सकते हैं। ठीक है। उसमें भी क्या होगा, these are found and may be asymmetrical amoeba paramecium। spherical symmetry, वॉल्वॉक्स एक गोल से आकार का ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, उसको अगर हम काटेंगे तो वो स्फेरिकल सिमेट्री शो करेगा। रेडियल सिमेट्री किसमें दिखेगी, यूग्लिना में। रेडियल वाली सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जैसे साइकिल का चक्का होता है, टायर होता है, कि हम कितने भी प्लेन से काट लें उसको, वो इक्वली डिवाइड होगा। राइट। और बाईलेटरल में सिर्फ एक ही प्लेन से काटेंगे और वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप ये सिमेट्रीज आपको क्लियर होंगी चारों। दूसरी बात, जो भी हम सिमेट्री लिख रहे हैं जिसके साथ हम एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे हमने यूग्लिना लिखा है यहाँ पे, या अमीबा लिखा है। अब ये तो मैंने इटैलिक्स में इसको टेढ़े उसमें फॉन्ट कर दिया है। अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन कर लेना, इस चीज के नंबर कटेंगे। राइट। नेक्स्ट, ऑर्गेनली ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, कि लोकोमोशन की एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है। जैसे तुम अपने लेग्स के थ्रू जाते हो, ऐसे ही इनके पास भी कुछ होगा जिसके थ्रू ये जा रहे हैं एक से दूसरी जगह पे। तो डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे फिंगर लाइक सूडोपोडिया, अब अमीबा है, ऐसे कुछ होगा। तो ये जो इसके ये वाले फिंगर लाइक होंगे, उंगलियों की तरह प्रोसेसेस, तो इसको बोलेंगे हम सूडोपोडिया। अमीबा में, एंट अमीबा में सूडोपोडिया क्या होगा, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगा। फ्लैजिला विप लाइक, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है ट्राइपेनोसोमा, उसमें ऐसे विप लाइक होंगे। सीलिया ऐसे स्ट्रक्चर होंगे बॉडी पे। ठीक है, पैरामीशियम की। और कुछ कुछ में क्या होगा, स्ट्रक्चर एब्सेंट होगा। जैसे स्पोरोजोन्स पैरासाइट, प्लाज्मोडियम की एक फॉर्म होती है स्पोरोजोइक फॉर्म, जिसके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं, ऐसे गोल होगी सिर्फ, और उस पर कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन द स्पोरोजोन पैरासाइट, एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम। राइट। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, अपना खाना कैसे ले रहे हैं। न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोन्स इज मेनली होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब कि एक पूरे ही ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं ये। लाइक ये है हमारा अमीबा, और इसने अपना ये सूडोपोडिया ऐसे फैलाया, और यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म था और इसने पूरा ही अंदर ले लिया, इनगल्फ कर लिया। होलोजोइक मतलब होल ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक वही आपको बताया कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होगा और उसको हार्म भी प्रोवाइड करेगा, जैसे प्लाज्मोडियम। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब कि विद इन, उसके खुद के सेलों में ही क्या होगा,
डाइजेशन होगा, टेक्स प्लेस इन फूड वैक्यूल। एक वैक्यूल ऐसी जगह सी बन जाएगी बॉडी के अंदर जहां पे सारा डाइजेशन हो जाएगा, जो कि क्या होगा, विद इन द सेल्स। अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये फूड वैक्यूल है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है फूड का ऑर्गेनिजम्स, ये जो टंग लाइक डाइवर्टिकुलम एक ऐसा स्ट्रक्चर निकाला, और सारा जितना भी फूड मटेरियल होगा ये अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये फूड वैक्यूल का स्ट्रक्चर है। अब जो पुराना फूड, अब जैसे इसने ये नया नया बना है, ये जो फूड वैक्यूल है ये न्यू है, इसने क्या किया, अपना जीभ की तरह स्ट्रक्चर बाहर निकाला, और जो फूड था वो अंदर ले लिया, राइट। उसके बाद क्या हुआ, अब जो इसके साथ ये छोटे छोटे और वैक्यूल्स होंगे, अब खाना पच गया, अब जो वेस्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा, कहाँ से, जर्नल बॉडी सरफेस। ये वाला जो सरफेस है इधर से ही क्या करेगा, ये जो इनडाइजेस्टेबल फूड है इसको हम बाहर निकाल देंगे, राइट। नेक्स्ट फीचर इज रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन मतलब कि, रेस्पिरेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे तुम CO2 छोड़ रहे हो और ऑक्सीजन ले रहे हो, ठीक है, तो ये कैसे करेंगे। और एक्सक्रीशन का मतलब कि जो ये इनडाइजेस्टेबल फूड है इसका क्या होगा, इसका अब होगा एक्सक्रीशन, इसको बाहर फेंक दिया जाएगा बॉडी के, ठीक है। वो कैसे होगा, टेक्स प्लेस बाय द जर्नल बॉडी सरफेस। सम एक्सक्रीशन में अकर्स थ्रू द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। आपको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का जो आगे फीचर होगा वो देखने को मिलेगा, पर अभी के लिए ऐसा ही कुछ समझ लो, जैसे फूड वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट करके चीजें जो होंगी बाहर मूव आउट हो जाएंगी। और जो वेस्ट होगा वो किस फॉर्म में होगा, जैसे वेस्ट होता है यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसे ही अमोनिया की फॉर्म में प्रोटोजोन्स में से जो नाइट्रोजन वेस्ट होगा वो बाहर आ जाएगा। Some freshwater protozoans get rid of excess water through contractile vacuole by the process is known as osmoregulation. ये नेक्स्ट 3 पॉइंट है, इसको उधर ही डिस्कस करते हैं। आई होप 7 पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। कुछ ऐसे फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स होते हैं जो अपने बॉडी के अंदर का जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है उसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, और इसी फिनोमिना को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओस्मोरेगुलेशन। ओस्मोरेगुलेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर वाटर का और सॉल्ट का कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना, ठीक है। अमीबा के पास सिर्फ एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और पैरामीशियम के पास होते हैं 2। नेक्स्ट पॉइंट से रिप्रोडक्शन की, एक मदर से और फर्दर बच्चे, डॉटर सेल्स कैसे बन रही है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल की अगर हम बात करते हैं तो एसेक्सुअल में बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, ट्रांसवर्स फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन, बडिंग, ये सब होते हैं। एसेक्सुअल के अंदर हमारा मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, बेसिकली जाइगोट नहीं बनता, ठीक है। बल्कि और सेक्सुअल में जाइगोट बनता है, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिनगेमी प्लाज्मोडियम के अंदर, कंजुगेशन पैरामीशियम के अंदर। इधर अगर हम राइट साइड डायग्राम देख पा रहे हैं तो बाइनरी फ्यूजन इन प्रोटोजोन, बाई मतलब 2। अगर हम फ्यूजन की बात करते हैं, बाइनरी और मल्टीपल। बाई मतलब 2, एक मदर है उससे 2 बच्चे बनेंगे। मल्टीपल में एक से काफी सारे, जैसे इधर एक से दो, एक से दो, एक से दो, एक से दो, ये है हमारी बाइनरी फ्यूजन, राइट। उसके अंदर भी जैसे यूग्लिना है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन और ट्रांसवर्स फ्यूजन ऐसे होगी, ठीक है। ये रहा मल्टीपल फ्यूजन, एक से ये सारी, ये मदर सेल है, मदर सेल से ये देखो ये कितने सारे बन गए डॉटर सेल्स, राइट। नेक्स्ट इज इंसिस्टमेंट। इंसिस्टमेंट एक ऐसा फिनोमिना होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी ऐसा एनिमल होता है जो एडवर्स कंडीशन में जा रहा है। एडवर्स कंडीशन का मतलब कि उसके लिए जो कंडीशंस है वो फेवरेबल नहीं है, राइट। जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम टेम्परेचर हो गया है, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, राइट। तो क्या होगा,
तो वो अपनी बॉडी के, अब जैसे अमीबा है, अमीबा की बॉडी है, उसकी चारों ओर एक सिस्ट बन जाएगी, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, दीवार टाइप बन जाएगी, जो उसको प्रोटेक्ट करेगी हाई टेम्परेचर से, हाई ह्यूमिडिटी से। ठीक है। ऑल द फ्रेश वाटर एंड मैनी पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको बोलेंगे सिस्ट, और इस प्रोसेस को बोलेंगे इंसिस्टमेंट। तो ये थे आपके 10 कैरेक्टर। आई होप आपको सब क्लियर हो गए हो, और ये इंपॉर्टेंट है फाइलम प्रोटोजुआ के कैरेक्टर्स, और कोशिश करना इसके अंदर जो ये डायग्राम्स दिए जाएं ये आप अच्छे से याद करें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अमीबा। अमीबा का हमने क्या पढ़ना है? अमीबा की हमने दो चीजें पढ़नी है बेसिकली, एक है उसका स्ट्रक्चर और एक है उसका फंक्शन। फंक्शन नहीं कह सकते इसको, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बोल लो। ठीक है। अमीबा फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने किया था? रोजल वॉन रोशनहॉफ ने 1775 में। और ये अमीबा वर्ड आया कहाँ से? ये ग्रीक वर्ड से आया था, अम्यूबी, जिसका मतलब है कि चेंज हो जाना। ठीक है। चेंज क्या होता है? अमीबा का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है। द स्पेसिफिक नेम प्रोटियस, और प्रोटियस जो फर्दर उसकी स्पीशीज हमने पढ़ी है, इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ माइथोलॉजिकल ग्रीक सी गॉड, ऐसा सी गॉड जो कॉन्स्टेंटली अपनी शेप बदल लेता है। उसके बाद हम देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन या फिर टेक्सोनोमिक पोजीशन, और ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें लिखनी है स्टार्टिंग में ही। इसमें हम फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीशीज, ये बेसिकली चीजें करते हैं। फाइलम प्रोटोजुआ, क्लास राइजोपोइडिया, ऑर्डर अम्यूबिडिया, एंड जीनस इज अमीबा, एंड स्पीशीज इज प्रोटियस। ठीक है। आगे बात करते हैं हम हैबिट की। हैबिट कैसी है उसकी, और हैबिटेट रहता कहाँ है? अमीबा प्रोटियस इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह मिलेगा ऑलमोस्ट आपको। इट इज कॉमनली फाउंड इन द ooze और बॉटम मड इन फ्रेश वाटर पूल्स। फ्रेश वाटर पूल्स हो गए, तालाब हो गए, पूल हो गई, और झील हो गई, और ऐसा स्लो स्ट्रीम जहाँ पे बिल्कुल स्लो पानी बह रहा है। और ऑफ्टन इन द शैलो वाटर। शैलो वाटर का मतलब कि ठहरा हुआ पानी जहाँ पे भी है, ऑन द अंडर साइड ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन। ठीक है। सपोज ये आपका पोंड है, सपोज तालाब है, इधर नीचे मिट्टी है, मिट्टी के इधर यहाँ पे कुछ घास फूस होंगे, और ये ऊपर सारा ये क्या है? पानी। तो यहाँ पे कहीं आपको मिलो मिले, राइट। इट इज ऑल्सो फाउंड इन डैम्प सॉइल, गीली मिट्टी में भी मिलता है। और जो लोटस पॉन्ड होते हैं, जो कमल का तालाब होता है, वहां पे ठहरा हुआ पानी होता है, मिट्टी होती है, दलदल टाइप होता है, उधर भी हमें मिलेंगे। एंड द वाटर ट्रफ आर एक्सीलेंट प्लेसेस फॉर द कलेक्शन ऑफ अमीबा। हमें यहाँ से कलेक्शन ऑफ अमीबा बहुत ही अच्छा मिलेगा। इट अकर्स इन अबंडेंस इन द वाटर विच कंटेन बैक्टीरिया, और ये ऐसे पानी में मिलेगा जहाँ पर बहुत सारा बैक्टीरिया होगा और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब कि पत्ते, पेड़ की झाड़ियाँ और ये सब। ठीक है। टहनी वगैरह, एंड अदर एक्वेटिक वेजिटेशन इन अबंडेंस। तो आई होप आपको हैबिट और हैबिटेट क्लियर होगा। फर्दर हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि दिखता कैसा है। अगर हम साइज और शेप की बात कर रहे हैं, तो अमीबा प्रोटियस क्या, एक सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल का मतलब कि हम उसको नॉर्मली नहीं देख सकते जैसे हम और चीजें देख पाते हैं। हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी इसको देखने के लिए, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। कितना छोटा? 0.25 mm इन डायामीटर। और ट्रांसपेरेंट भी होगा। ट्रांसपेरेंट होगा तो फिर बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखते हैं तो वो कैसा दिखेगा? इरेगुलर होगा, मतलब कि कोई शेप नहीं होगी। ये दिख रहा है यहाँ पे, कोई ऐसा शेप नहीं है, कुछ इरेगुलर शेप है, एसिमेट्रिकल है, राइट। कलरलेस होगा, कोई कलर नहीं होगा, ट्रांसलेंट मास होगा, और एनिमल लाइक जेली की तरह होगा, जो कि कॉन्स्टेंटली अपनी शेप को, अपने आकार को बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? ऐसे उंगलियों की तरह जो ये निकली हुई है प्रोसेस, फिंगर लाइक प्रोसेस, जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। इसकी वजह से ये अपना क्या कर पा रहा है? शेप्स चेंज कर पा रहा है, राइट। नेक्स्ट इज सूडोपोडिया। अभी हमने सूडोपोडिया पढ़ा ही था। सूडो मतलब फॉल्स फूड की, फॉल्स फूड की तरह अपीयरेंस शो करता है। टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस हैं, ये जैसे ये क्या है? सूडोपोडिया है।
और इट इज बेसिकली फॉर्म्ड, कैसे बनता है ये, लिक्विफिकेशन और फ्लोइंग फॉरवर्ड ऑफ साइटोप्लाज्म। जो अंदर साइटोप्लाज्म होता है ये सारा पानी की तरह स्ट्रक्चर, ये कभी इधर चले गया, कभी इधर चले गया, कभी इधर आ गया, तो जिसकी वजह से सूडोपोडिया बन जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर में, तीसरा पॉइंट, तो वह है हमारा प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा एक हमारी आउटर स्ट्रक्चर है, ये दिख रही है, ये इधर दिख रही है ब्राउन ब्राउन, ये प्लाज्मा लेमा है। मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है, एक दीवार की तरह काम कर रहा है, थिन है, बहुत पतली, डेलिकेट है, बिल्कुल नाजुक सी, इनविजिबल है और इलास्टिक एक्सटर्नल सेल मेम्ब्रेन है। दिस मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कि सारी चीजों को अंदर एंट्री नहीं देती बॉडी के अंदर, कुछ कुछ चीजों को ही देती है। कुछ कुछ चीजों में क्या आएगा, वाटर, O2, CO2, ठीक है, गैसेस बिटवीन द एनिमल और जो बाहर वाला मीडियम है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं तो अब जो प्लाज्मा लैमिला है, ये सारा प्लाज्मा लैमिला हो गया। अब इसके अंदर जो ये वाला जितना भी ये वाला फ्लूइड है इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सेवरल ऑर्गेनलीज होती है। जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं ऐसे ही सेल के भी पार्ट्स होते हैं जिसको ऑर्गेनलीज बोलते हैं। तो वो कहाँ पे मिलेंगे, वो मिलेंगे आपके साइटोप्लाज्म में। अब हमने साइटोप्लाज्म को दो में डिवाइड कर दिया है, किस किस में, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। अब यहाँ देखो डायग्राम, एक्टोप्लाज्म क्या है, बाहर वाला, एंडोप्लाज्म अंदर वाला, ठीक है। एक्टोप्लाज्म क्या है, जोन दो डिवाइड कर दी, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। अब एंडोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनलीज होंगी जो सेल का पार्ट होंगे, सस्पेंड करेगा। अब हम आगे देखेंगे कि सेल ऑर्गेनलीज कौन कौन सी होंगी अंदर बॉडी की, कहाँ पे, एंडोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में दो जोन्स है, एक्टोप्लाज्म बाहर वाला, एंडोप्लाज्म अंदर वाला। एंडोप्लाज्म में कौन कौन सी ऑर्गेनलीज होंगी ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट इज न्यूक्लियस एंड अगर हम अमीबा प्रोटियस में देखते हैं तो इधर क्या होगा, एक सिंगल कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस होगा जिसका पोजीशन जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा, हमें पता नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा अमीबा है वो टाइम टू टाइम अपनी मूवमेंट की वजह से चेंज करता रहता है अपना शेप और स्ट्रक्चर। जब हम लाइफ ऑफ अमीबा की देखते हैं बिफोर द पीरियड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो जो न्यूक्लियस होगा वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल, राइट। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हमारा क्या है, जो आउटर पार्ट है एंडोप्लाज्म का, जैसे ये हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, सपोज, सपोज नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, क्लियर है, राउंड है और इसके अंदर क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। इस वैक्यूल को हम बोलेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और ये इनक्लोज्ड होगा बाय अ यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद है हमारा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल न्यूमरस मतलब बहुत सारे, ये फूड वैक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये आया फूड और ये है इसका सूडोपोडिया, ये इसको ऐसे अंदर ले लेगा और यहाँ पे क्या होगा, इसकी डाइजेशन, यहीं से खाना जाएगा और यहीं पचेगा। ऐसे ही वाटर ग्लोब्यूल्स होंगे, छोटे छोटे स्मॉल स्फेरिकल कलरलेस और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, जो किससे फिल्ड होंगे, वाटर से। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अमीबा की। सबसे पहले हम हमें ये पता लगा कि जो अमीबा है उसके पास क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अमीबा ने सबसे पहले हमें क्या दिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दी, जिससे हमें पता लगा कि एक सेल एक पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कैसे बन रहा है। फिर हमने बताया बाइनरी फ्यूजन ऑफ अमीबा ने हमें बताया कि माइटोटिक डिवीजन होती है सेल में। फिर जो वेरियस ऑर्गेनलीज होंगी अमीबा की, उन्होंने बताया कि जो वेरियस ऑर्गेनलीज, जैसे ये तुम्हारी बॉडी है, ये तुम्हारे हाथ पैर, ये डिफरेंट काम कैसे कर रहे हैं, मतलब इनका क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर बटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज लार्जर नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा सजेस्ट द occurrence ऑफ आइसोलेटेड जीन्स। अब जो बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं हमारे न्यूक्लियस के अमीबा के, तो ऑकरेंस उसने बताया कि सजेस्ट किया कि ऑकरेंस है किसका, आइसोलेटेड जीन्स का, जो फर्दर हायर एनिमल्स में क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे। अमीबा ने एक फेंट आइडिया मतलब कि लगभग लगभग वाला आइडिया भी दे दिया कि जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, मतलब जो बाहरी स्ट्रक्चर है, बाहर की जो बॉडी है कैसी दिखेगी हायर एनिमल्स की, जो बड़े एनिमल्स हैं वो कैसी होगी। तो एक फेंट आइडिया दे दिया रिगार्डिंग द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हायर एनिमल्स। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अमीबा, और ये है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो इस वीडियो में सब कुछ है बट ये इंपॉर्टेंट है।
न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग अगर हम बात करते हैं तो अमीबा जो होगा वो की डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे मरे हुए जानवर हो गए, सूखी हुई पत्ती, ये जो वेस्ट होगा इसको, ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, वो होते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, अब जो ये सारा मटेरियल है इसको एक सिंपल उसमें कंटेन कर कन्वर्ट कर दिया। जैसे ये तुम्हारी मिट्टी है, मिट्टी के अंदर सारा इसको कन्वर्ट कर दिया सिंपल सब्सटेंस में। अब जो मिट्टी है उसके अंदर तो नाइट्रोजन आ जाएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा। अब मिट्टी में नाइट्रोजन फॉस्फोरस आ गया, जिसका मतलब कि मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ हो जाएगी। तो जो हमारे फार्मर फ्रेंड्स हैं उनको फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम फर्टिलाइजर क्यों डाल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए, ताकि उनको पोषक तत्व मिले, राइट। तो सपोर्ट जो सपोर्ट करता है प्लांट की ग्रोथ और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, मतलब खेती बाड़ी जो होगी वो हमारी उपजाऊ होगी, अच्छी होगी। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो जो हमारे अमीबा है वो कंज्यूम करता है, कंज्यूम मतलब खाता है बैक्टीरिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो क्या करता है वो, फिर वो क्या करता है, उनकी जो पॉपुलेशन होती है उसको रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, दैट कुड हार्म अदर ऑर्गेनिजम्स, की ताकि इकोसिस्टम में वो कुछ बैलेंस डिसबैलेंस ना करे, राइट। उसके बाद है फूड सोर्स। फूड सोर्स में जैसे अब अमीबा है, अमीबा किसी को खा रहा है, ऐसे ही अमीबा को भी कोई खाएगा। तो ये भी एक क्रूशियल फूड सोर्स का काम करता है फॉर अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे प्रोटोजुआ हो गए, स्मॉल फिशेस हो गई, ठीक है, उनका क्या करेगा, फूड सोर्स का काम करेगा। वाटर क्वालिटी इंप्रूव करता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं जो क्या करेंगे, पानी को गंदा कर देते हैं, तो ये उनको कंज्यूम करता है, खाता है, ताकि जो हमारी वाटर की क्वालिटी है वो अच्छी हो जाए। बायो रेमिडिएशन पोटेंशियल। बायो रेमिडिएशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो बायो ऑर्गेनिजम्स मान लो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मान लो, या बायो मीन्स जो जीते जाते लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करेंगे, पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर देंगे। कहाँ से, पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। सो दे हैव द बायो रेमिडिएशन पोटेंशियल, राइट। नेक्स्ट इज मॉडल ऑर्गेनिजम्स इन रिसर्च। अमीबा जो है काफी मॉडल ऑर्गेनिज्म का काम करता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं सेल मूवमेंट, सेल डिवीजन। तो ये क्या कर रहा है, ये रिसर्च और हमारे मेडिकल फील्ड में मॉडल ऑर्गेनिज्म का काम कर रहा है। और सेम पॉइंट नेक्स्ट है, बट वो थोड़ा अलग है, कि वही सेम चीज़ है वैसे तो, कि एजुकेशन टूल का भी काम कर रहा है। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं, अमीबा को पढ़ रहे हैं, सेल बायोलॉजी, सेल प्रोसेस और बहुत सारी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ पढ़ने के लिए, जैसे प्रोटोजोआ, फिर आगे पोरीफेरा। तो इसमें क्या करेगा, अमीबा एक एजुकेशनल टूल का काम करेगा, राइट। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द डिजीज। अब कुछ पैथोजेनिक अमीबा होंगे, जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या करेगा, ये हमें मैकेनिज्म, जो डिजीज होगी, अब ये डिजीज कोज करेगा, तो हम इससे मैकेनिज्म पढ़ पाएंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट पढ़ पाएंगे कि कैसे हो रही है बीमारी, उसका इलाज कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। कुछ अमीबा जो होंगे वो हार्मफुल पैथोजेंस होंगे, तो उनका जो प्रेजेंस होगा इन्वायरमेंट के अंदर, वो इंडिकेटर होगा कि इन्वायरमेंट की हेल्थ कैसी है। ठीक है, चेंजेस इन अमीबा पॉपुलेशन कैन सिग्नल डिस्ट्रप्शन टू द इकोसिस्टम। अब ऐसे ही चेंजेस अमीबा के अंदर डिस्ट्रप्शन करते हैं इकोसिस्टम में, ठीक है, और बताते हैं कि ह्यूमन हेल्थ को कोई रिस्क है या नहीं है। लास्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द बायोडाइवर्सिटी। अमीबा जो होगा डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, हम बहुत सारी स्पीशीज है, इसकी प्रजातियां हैं, तो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है और इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहा है, राइट। तो ये 10 थे आपके इकोलॉजी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अमीबा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप आपको सारा समझ आया होगा। आई नो दिस वीडियो इज लेंथी, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, बट इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, फाइलम, प्रोटोजोआ, ठीक है, उसके हमने पढ़े हैं कैरेक्टर्स के साथ, हमने डायग्राम देखा है, साथ में हमने पढ़ा है अमीबा। अमीबा जहां लिखोगे उसको अंडरलाइन कर देना। अमीबा में हमने क्या क्या पढ़ा है, स्ट्रक्चर पढ़ा है और उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ी। और ये आपका 7 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है एनईपी में, उसके लिए ये है सफिशिएंट। तो जिसने ये पूरा वीडियो कर लिया उसके नंबर है पूरे, डायग्राम के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।